तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रिसेप्टर पोटेंशियल क्या होता है। हमें ये बात पता है कि किसी भी सेल में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर आते हैं। जब सोडियम अंदर आते हैं तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी कॉज होती है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल इस सेल में जनरेट हो जाता है। और इस तरह से वो एक्शन पोटेंशियल और इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में, नेक्स्ट सेल में चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से रिसेप्टर में भी होता है। रिसेप्टर में जब स्टिमुलस आता है तो वो रिसेप्टर की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। ठीक है, जब रिसेप्टर की परमेबिलिटी आयंस के लिए चेंज होती है तो पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आ जाते हैं, पॉजिटिव आयन रिसेप्टर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर के अंदर पॉजिटिविटी कॉज हो जाती है। ठीक है, रिसेप्टर के अंदर जो पॉजिटिविटी आती है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल चेंज रिसेप्टर के अंदर आता है आफ्टर अप्लाइंग अ स्टिमुलस, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल है कि रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो रिसेप्टर की परमेबिलिटी को चेंज करेगा वो रिसेप्टर पोटेंशियल कॉज करवाएगा। ठीक है, हमने 5 बेसिक टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़े थे। उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी स्टिमुलस अगर आएगा तो वो रिसेप्टर की परमेबिलिटी को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास? कोई केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है, लाइट स्टिमुलस भी हो सकता है, इसके अलावा कोई मैकेनिकल कंप्रेशन भी हो सकती है जो रिसेप्टर पोटेंशियल कॉज करवाए, और हमारे पास कोई टेम्परेचर का चेंज भी हो सकता है जो रिसेप्टर के अंदर रिसेप्टर पोटेंशियल कॉज करवाए। ठीक, जब रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और अगर रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाए तो फिर वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये बता रहे हैं कि जितना रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा उतने ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से एक्शन पोटेंशियल हमारा ब्रेन तक जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में कितने एक्शन पोटेंशियल्स ब्रेन तक पहुंच रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी। तो रिसेप्टर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये तो हो गया रिसेप्टर पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल का रिलेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसका एक्शन पोटेंशियल पर क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, strength of stimulus is directly proportional to the amplitude of the action potential। एम्पलीट्यूड क्या होता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जितनी ज़्यादा स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, और मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड हो सकता है? 100 मिलीवोल्ट तक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने रिसेप्टर पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखा, फिर हमने इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशनशिप देखा। ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बुक में पैसिनियन कॉर्पसल की एग्जांपल दी हुई है। पैसिनियन कॉर्पसल हमारे पास एक रिसेप्टर की टाइप है जो मैकेनिकल कंप्रेशन या फिर स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको हम बुक से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पैसिनियन कॉर्पसल का स्ट्रक्चर है। ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? बीच में ये जो येलो कलर का बना हुआ है दिस इज नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर के सराउंडिंग में कैप्सूल होता है। ठीक है, ये जो लेयर्स बनी हुई हैं ये कैप्सूल की लेयर्स हैं और इसके दरमियान में नर्व फाइबर होता है। नर्व फाइबर की जो टिप होती है ये अनमाइलिनेटेड होती है और यहाँ पर जो ये वाला रीजन है इसका यहाँ पर माइलिनेशन हुई हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिनियन कॉर्पसल। पैसिनियन कॉर्पसल फंक्शन कैसे करता है? जब रिसेप्टर पर कोई मैकेनिकल कंप्रेशन होती है या फिर स्ट्रेच होता है तो ये नर्व फाइबर जो है ये स्टिमुलेट हो जाती है। जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है तो इसकी परमेबिलिटी में डिफरेंस आता है। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी पॉजिटिव आयंस के लिए ज़्यादा हो जाती है। सोडियम का इन्फ्लक्स होता है इनटू द नर्व फाइबर और उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, अगर रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड लेवल तक पहुँच जाए तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो जो स्टिमुलस है वो सिग्नल है वो यहाँ से होता हुआ ब्रेन तक चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है। ठीक, जब रिसेप्टर्स पर कंटिन्यूस स्टिमुलस आता रहता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तो रिसेप्टर्स अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट कैसे करते हैं कि ये उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना ख़त्म कर देते हैं, या तो कम्प्लीटली रिस्पॉन्स करना ख़त्म कर देते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पर जाएं और वहाँ पर स्मेल आ रही है, ठीक है, शुरू में तो हमें वो स्मेल बहुत ज़्यादा फील होगी, लेकिन जब हम वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं
तो वो स्मेल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमें फील भी नहीं होता कि वहाँ पर स्मेल है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स अडेप्ट कर लेते हैं और फर्दर उस स्मेल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल पैसिनियन कॉर्पसल जो होते हैं ये बहुत रैपिडली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही इन रिसेप्टर पर कंप्रेशन होती है या फिर कोई स्ट्रेच होता है ये तो ये फौरी तौर पर सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद ये अडेप्ट कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेयर रिसेप्टर्स की एग्जांपल। हेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो थोड़ा सा हमें फील होता है कि जैसे कोई मूवमेंट हुई है। उसके बाद जब हम उसको कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में रख देते हैं हेयर्स को, तो फिर हमें फील नहीं होता, ठीक है। तो हेयर रिसेप्टर्स जो हैं ये विद इन सेकेंड्स अडेप्ट करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जॉइंट कैप्सूल एंड मसल स्पिंडल जो बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं। इनको अडेप्टेशन के लिए डेज भी लग जाते हैं, ठीक है। इनकी जॉइंट कैप्सूल और मसल स्पिंडल क्या होते हैं, ये हमारे पास वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे जॉइंट्स में और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, मसल में क्या लोड है, इन सब के बारे में ये हमारी ब्रेन को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइंट कैप्सूल और मसल स्पिंडल है ये बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आवर जॉइंट्स, व्हाट इज़ द लोड ऑन आवर मसल्स, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रिसेप्टर के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये अडेप्ट करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए भी बुक में पैसिनियन कॉर्पसल की एग्जांपल दी हुई है। पैसिनियन कॉर्पसल का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताया कि बीच में नर्व फाइबर होता है, उसके बाहर कैप्सूल की लेयर्स होती हैं, ठीक है। नर्व फाइबर का जो ये वाला रीजन होता है ये अनमाइलिनेटेड होता है और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन होता है नर्व फाइबर का ये माइलिनेटेड होता है, ठीक है। पैसिनियन कॉर्पसल की एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक बैलून है और उसके बीच में फ्लूइड फिल किया हुआ है, ठीक है। उसके बीच में हमने क्या किया है, वाटर फिल किया हुआ है। अब क्या होगा, जब हम इसको यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो जाएगी नर्व फाइबर के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्या होगा कि यहाँ से जब हमने उसको कंप्रेस किया था तो उसके बाद ये वाले एरिया की शेप ऐसी हो जाएगी कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड था वो इस एरिया में चला गया, उसने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम स्टिमुलस देंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये हमारे पास पहला फिनोमेना है, इसकी वजह से रिसेप्टर अडेप्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द विस्को इलास्टिक नेचर ऑफ द पैसिनियन कॉर्पसल। तो पहली रीज़न क्या हो गई रिसेप्टर की अडेप्टेशन की, विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिनियन कॉर्पसल। ये तो हमारे पास हो गया रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। दूसरा हमारे पास चेंज जो है वो नर्व फाइबर के अंदर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्कोमोडेशन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्यों अकोमोडेट करता है, क्योंकि इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम चैनल्स। नर्व फाइबर के अंदर जो सोडियम चैनल्स थे, जब स्टिमुलस आता था तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते थे, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी कॉज होती थी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टिमुलस आता रहता है, ठीक है। तो ये जो इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स है इसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी कॉज नहीं होती और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। दो रीजंस हो गए जिनकी वजह से रिसेप्टर्स अडेप्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास पहली हो गई विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रैपिडली अडेप्ट कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास पैसिनियन कॉर्पसल आते हैं, और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। जो स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं इसीलिए ये हमारी बॉडी की कंटिन्यूस स्टेट के बारे में ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास रैपिड अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, इसी वजह से ये हमारी कंटिन्यूस स्टेट के बारे में ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन ये किस बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई सडन चेंज आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रैपिड अडेप्टिंग रिसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है। इसीलिए जो भी कोई मूवमेंट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन रैपिड अडेप्टिंग रिसेप्टर्स के थ्रू जाती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं रैपिड अडेप्टिंग रिसेप्टर्स, फेजिक रिसेप्टर्स या फिर मूवमेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स कंटिन्यूस स्टेट के बारे में बताते हैं बॉडी की, और ये हमारे पास सडन मूवमेंट होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। गोल्जी टेंडन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे मसल के टेंडन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल के टेंडन पर जो भी टेंशन होती है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जॉइंट रिसेप्टर्स। जॉइंट रिसेप्टर्स हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट में जॉइंट कितनी मूव हुए हुए हैं, क्या इनकी पोजीशन है, उसके बारे में कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ब्रेन को। फिर हमारे पास आते हैं कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स जो स्लो
अडेप्टिंग होते हैं जिसमें हमारे पास वेस्टिबुलर एंड बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? जो हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये हमारी ब्लड के अंदर जो आर्टीरियल प्रेशर होता है उसके बारे में कंटिन्यूसली ब्रेन को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी अगर आर्टीरियल प्रेशर में चेंजेस आती हैं तो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है और अपने आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर हमारे पास आते हैं पेन रिसेप्टर्स। ये भी स्लो अडेप्टिंग होते हैं, क्योंकि पेन बेसिकली हमें होती ही इसलिए है कि हम ब्रेन को बता सकें कि हमारे किसी टिश्यू में प्रॉब्लम आ गया है और ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद बैंडेज वगैरह करते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी वजह से पेन रिसेप्टर्स भी स्लोली अडेप्टिंग होते हैं, ताकि ब्रेन को पता चलता रहे कि हमें पेन हो रही है। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स भी स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स में होते हैं, जो हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की कंसंट्रेशन को बता रहे होते हैं कि इस वक्त ऑक्सीजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं रैपिड अडेप्टिंग। रैपिड अडेप्टिंग में हमारे पास आते हैं पैसिनियन कॉर्पसल। ठीक है, उसके बाद हम प्रिडिक्टिव फंक्शन ऑफ रैपिड रिसेप्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम के आने वाली वक्त के बारे में थोड़ा सा हमें पता चल जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, जो हमारे पास रैपिड रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम रेट रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये प्रिडिक्टिव फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे प्रिडिक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं? अगर हमारी बॉडी में इस वक्त क्या स्टेट है ये हमें पता चल जाए कि इस वक्त हमारी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, ये सारा कुछ अगर हमारे ब्रेन को पता चल जाए तो हमारा ब्रेन ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में या फिर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हमारी बॉडी की क्या मूवमेंट होगी। ठीक है, ये रैपिड रिसेप्टर्स ही होते हैं जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और ब्रेन उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर लेता है कि नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में हमारी बॉडी क्या मूवमेंट करेगी। ठीक है, हमारी बॉडी की क्या स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो हमारे एयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल पे वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेन को बताते हैं कि अब हमारी हेड की मूवमेंट क्या है, हमारे हेड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उस तरह से ब्रेन प्रिडिक्ट कर लेता है कि नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में हमारे हेड की क्या पोजीशन होगी, और उस हिसाब से वो अपने हाथों और पैरों को जो कुछ भी उसको एडजस्टमेंट करनी होती है वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रेडिक्टिव फंक्शन ऑफ रैपिड रिसेप्टर्स। ठीक है,